हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्रिया शरीर पेपर सेकंड का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है मज्जा धातु। और मज्जा धातु को हम बॉडी में कोरिलेट करते हैं बोन मैरो के अंदर। अब बोन मैरो के कहाँ पर होता है? बोन मैरो बोन के अंदर ही होता है। ठीक, तो हम पहले देखते हैं निरुक्ति। निरुक्ति में क्या बताया गया है कि जो अस्थियों के अंदर लीन रहे उसे मज्जा कहते हैं। जो अस्थियों के अंदर लीन रहे, लीन का मतलब है उसके अंदर प्रेजेंट रहे, बोन के अंदर जो प्रेजेंट रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के एग्जाम्पल में बताया है, जैसे उदाहरण से बताया है कि वृक्ष का सार की तरह अस्थि का सार होता है। देखो, जैसे वृक्ष का सार होता है ना, जैसे पेड़ होता है तो पेड़ के अंदर जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वहाँ से जो उनका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, उनके अंदर ही तो वो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वो द्रव होता है। उसी तरह जो अस्थि होती है, अस्थियों के बीच में एक पाइपलाइन सी होती है जहाँ पर ये जो मज्जा धातु है वो प्रेजेंट होती है। फिर मज्जा धातु मध्य, मज्जा अस्थि, देखो मज्जा अस्थि, देखो मज्जा अस्थि मध्य में स्थित स्नेह द्रव्य है। यानी जो मज्जा है वो कहाँ पर? अस्थि मध्य है, यानी जो अस्थिया का मिडिल पार्ट है ना वहाँ पे स्थित रहती है। और उसका भी स्नेह पार्ट। देखो देखो ये जब हम उत्पत्ति देखेंगे ना तो यहाँ पर जो जो मज्जा का उस, देखो जब उत्पत्ति देखेंगे हम तो जो अस्थि धातु का सार भाग है, ठीक है, इसी के सार भाग से ही मज्जा की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर भी हमने यही लिख रखा है कि यानी जो मज्जा मज्जा कहाँ पर स्थित है? अस्थि के मध्य में, अस्थि के मिडिल में स्थित होता है और उसका स्नेह द्रव्य है, यानी जिसको सार भाग है उसी से कह रहे हैं मज्जा बनती है। अस्थि का जो सार भाग होता है ना उसी से जो मज्जा बनती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं महाभूत के बारे में। मज्जा धातु है कैसी होती है? द्रव होती है, लिक्विड टाइप होती है। तो महाभूत कौन सा प्रधान होगा? जल महाभूत की प्रधानता होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रकार की। तो दो प्रकार की मज्जा धातु होती है, एक होती है पीत मज्जा, एक होती है रक्त मज्जा। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, पीत मतलब पीला, मतलब पीली मज्जा, ठीक है। और रक्त जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, रेड मज्जा, यानी रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? आपकी बड़ी अस्थियों में। बड़ी अस्थि कैसे? जैसे लॉन्ग बोन्स हो गए हमारे पास, ठीक है। और इन बड़ी अस्थियों को आयुर्वेद में हम क्या बोलते हैं? नलक अस्थि। अभी हमने अस्थि वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर पांच पांच टाइप की अस्थि पढ़ी थी। देखो किस तरह से आती है? कर्तव अस्थि से, यानी कपाल अस्थि, रूचक अस्थि, और हमारा तरुण अस्थि, बाल्यावस्थी और नलक अस्थि। जो नलक अस्थि होती है वो लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होती है। अब जैसे कि लॉन्ग बोन्स आपकी फीमर हो गई, टीबिया हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है, अल्ना हो गई, ये सब किसके अंदर आ जाती है? ये लॉन्ग बोन्स के अंदर आ जाती है। और इन्हीं लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारा जो पीत मज्जा है, जो येलो बोन मैरो है, वो पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं रक्त मज्जा। जो रक्त मज्जा है वो प्रेजेंट होता है सभी अस्थि, मतलब जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास बोन्स है उन सभी में रक्त मज्जा पाया जाता है। देखो पीत मज्जा तो केवल लॉन्ग बोन्स में पाया जा रहा था, लेकिन जो रक्त मज्जा है यानी जो रेड बोन मैरो है वो सभी में पाया जा रहा है। सभी अस्थियों के कहाँ पर पाया जाता है? प्रांत भाग में। प्रांत भाग मतलब ऊपरी पार्ट में, यानी जहाँ पर स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है। देखो जैसे मान लो ये कोई बॉन है, ये कोई बॉन है, ठीक है, तो इस बॉन की अगर मिडिल की बात करें, इस यहाँ इतने मिडिल की बात करें तो यहाँ पर तो येलो बॉन मैरो पाया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर प्रांत भाग है, मतलब जो बॉन का ऊपरला वाला पार्ट है जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू होता है, उसी के अंदर क्या होती है? रेड बोन मैरो। और एक नीचे होता है उसी तरह, या वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? रेड बोन मैरो। तो आपको क्या समझ में आई कि मज्जा धातु दो प्रकार की होती है। पहली होती है येलो बोन मैरो, दूसरी होती है रेड बोन मैरो। और येलो बोन मैरो बोन के मिडिल पार्ट में कवर्ड होती है लॉन्ग बोन्स के, और जो रेड बोन मैरो होते हैं वो सभी बोन्स में प्रेजेंट होती है। और कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्रांत भाग, मतलब ऊपरी भाग में जहाँ पर बोन्स का एंड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थान के बारे में। तो मज्जा धातु का स्थान कहाँ पर है? कि बड़ी अस्थियों के मध्य है। जो मज्जा धातु है, बड़ी अस्थि लॉन्ग बोन्स जिसको हम नलक अस्थि बोलते हैं, उनके मध्य मज्जा धातु प्रेजेंट होती है। और स्पेशली कौन सी? पीत मज्जा यानी येलो बोन मैरो। फिर हम बात करते हैं गुण की। तो मज्जा धातु दो गुण बताए गए, स्निग्ध और मृदु। स्निग्ध होती है, मृदु होती है यानी सॉफ्ट होती है। अब ये स्निग्ध और मृदु इसका क्यों गुण है? क्योंकि मज्जा धातु में कौन सा महाभूत प्रेजेंट था? मज्जा धातु में जल महाभूत प्रेजेंट था, और जल महाभूत की प्रेजेंस की वजह से ये कैसी होती है? मज्जा धातु स्निग्ध होती है और मृदु होती है। अब हम बात करते हैं कर्म की। तो कर्म देखते हैं। मज्जा प्रीतम स्नेहम बलम शुक्र पोष्टि पूर्ण अस्तानाम च करोति। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, इसके कर्म नाम से नहीं, मतलब जैसे इसके आप श्लोक से ही उसका बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्ट श्लोक नहीं है। जैसे बताया गया रहा है कि मज्जा प्रीतम, प्रीतम मतलब प्लेजर देने वाला, मतलब जिसमें भी इसका कर्म क्या है? खुशी, मतलब प्रीति, मतलब अट्रैक्शन टूवर्ड किसी और, अट्रैक्शन, स्नेह का काम करना, बल का काम करना, शुक्र की पुष्टि का काम करना। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे पहला बताया गया है अस्थियों को पूर्ण करना। देखो अस्थि के बाद अस्थि कौन सी धातु को पूर्ण कर दी? अस्थि मज्जा। भाई यही तो बनता है कि अस्थि से जो नेक्स्ट धातु होती है वो कौन सी होती है? मज्जा होती है। देखो अस्थि से जो अगली धातु होती है वो कौन सी होती है? मज्जा होती है।
तो यहाँ पर बताया अस्थि को पूर्ण करना, अस्थि को पूर्ण करना, और अस्थि के अंदर क्या होती है, मज्जा होती है। तो ये मज्जा किसको पूर्ण करने का काम करेगी, अस्थि को पूर्ण काम करेगी। भाई अगर मान लो अस्थि के अंदर में मज्जा नहीं होगा, मज्जा नहीं होगी तो अस्थि कैसी हो जाएगी, खोखली हो जाएगी ना भाई। अस्थि कैसे हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। भाई जैसे मान लो ये अस्थि है, इस अस्थि के अगर अगर मज्जा निकाल देंगे तो ये कैसी हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। तो अस्थि को पूर्ण करने का काम ही कौन करता है, ये मज्जा धातु करती है। ये मज्जा धातु इसको नरिशमेंट करने का भी काम करती है। फिर हम बात करते हैं प्रीति। प्रीति मतलब प्लेजर। अब जितना ज़्यादा कह रहा है कि हमारे अंदर मज्जा होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा प्लेजर हमें खुशी रहेगी। और स्नेह, और ये कैसी होती है, जल मतलब जलीय पदार्थ होती है, द्रव होती है, तो स्नेह काम करने काम करेगी, ओलिएशन का काम करेगी। जैसे बोन मेरो को करीब। और फिर होता है बल। बल मतलब आप स्ट्रेंथ, यानी बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम करेगी। शुक्र पुष्टि, शुक्र पुष्टि। अब जैसे मज्जा है तो मज्जा से जो अगली बनने वाली धातु कौन सी होती है, शुक्र धातु होती है। तो शुक्र की पुष्टि भी करेगी हमारे बॉडी में। और मज्जा की दो धातु होती है, केश और लोम। केश और रोम, केश और रोम। केश मतलब जो आपकी स्काल्प यानी जो सिर के जो हेयर्स है, और रोम यानी जो आपके बॉडी के हेयर्स है, उनको भी उत्पन्न करने का काम करती है। भाई मज्जा की धातु कौन सी होती है, केश और रोम। और मज्जा से तो उत्पन्न हो रहा है केश और रोम, तो इनको उत्पन्न करने का काम करती है। और मज्जा का मल क्या होता है, नेत्र और तपचा, तो इनका भी उत्पन्न करने का काम कौन करती है, मज्जा धातु करती है। अब हम बात करते हैं चक्रपाणी एंड ढलन की। देखो चक्रपाणी ढलन का मतलब ये है कि जब हमने ये देखा था ना, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, तो यहाँ पर हमारे एक पॉइंट छूट गया था जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो याद रखना। आचार्य चक्रपाणी और ढलन ने, आचार्य चक्रपाणी कौन थे, ठीक है, सुश्रुत के टीका करते, और आचार्य चक्रपाणी चरक के टीका करते, और ढलन आचार्य सुश्रुत के टीका करते। इन्होंने एक पॉइंट बताया कि सिर में स्थित मस्तक में भी एक प्रकार की मज्जा होती है। यानी जो आपका हेड होता है, जहाँ पर आपका देखो जो आपका ब्रेन होता है एक फ्लूइड में फ्लोट करता है, तो उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड। अब जिस फ्लूइड में जो फ्लूइड होता है, यानी जो इस फ्लूइड में जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे मान लो ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो ये ब्रेन कह रहा है कि इस फ्लूइड में फ्लोट करता है। तो इस फ्लूइड को जो फ्लोट कर रहा है ना, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड। और इस फ्लूइड को एक नाम दिया है आचार्य चरक ने, मज्जा। मतलब इस फ्लूइड को क्या कहा, मज्जा कहा है। कि कौन कौन से, आचार्य चक्रपाणी और आचार्य ढलन ने, जो सिर में स्थित मस्तक में भी एक प्रकार की मज्जा होती है। मतलब इस सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड को मज्जा कहा गया है, ठीक है। एक प्रकार की मज्जा हमारे मस्तिष्क में भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड से। किसने बताया, आचार्य चक्रपाणी और ढलन ने। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, पहला निरुक्ति में देख लेंगे। निरुक्ति में क्या बताया गया था, अस्थियों के अंदर, देखो अस्थियों के अंदर पाया जाता है एक द्रव जिसको हम मज्जा कहते हैं, और इससे एग्जाम्पल ब्रज के सार से किया गया था। और मज्जा कहाँ पर बताया, अस्थियों के मध्य बताया गया था। महाभूत जल होता है, दो प्रकार की होती है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। स्थान बड़ी अस्थियों के मध्य बताया गया। कुन स्निग्ध और मृदु होती है जल माहुत की प्रेजेंस की वजह से। फंक्शन कर्म इनका इंपॉर्टेंट है कि मज्जा धातु के क्या कर्म है, ये आप अच्छे से याद कर लेना, श्लोक याद कर लेना हो सके तो। मज्जा प्रीतम स्नेह बलम शुकर पुष्टिम पूर्णम स्थानाम चय करोति। ये सुश्रुत ने सूत्र स्थान 15वें चैप्टर के चौथे श्लोक में बताया गया है। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी वेल एंड गुड बात है। फिर हम बात करते हैं मज्जा धातु के आगे। मज्जा धातु का प्रमाण कितना बताया गया है, मज्जा धातु का प्रमाण 1 अंजलि बताया गया है, यानी 1 खौच हमारी बॉडी में क्या होती है, मज्जा धातु प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं स्रोतस की। हम बात करते हैं स्रोतस की, तो मज्जा धातु के स्रोतस आचार्य सुश्रुत ने नहीं माने हैं और आचार्य चरक ने माने हैं। अस्थि और संधियों को मज्जा धातु के स्रोतस माने अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, सर केवल आपने स्रोतस ही लिखा है, स्रोतस के दूषित लक्षण नहीं लिखे। देखो जब हम स्रोतस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर जितने भी स्रोतस है, जितने भी हमारे धातु है और प्राणवय, उदकवय, अन्नवय है, और जितने भी हमारे मल है, उन सब के दूषित के लक्षण हम वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। और वही लक्षण पढ़ेंगे जो हमने रचना शरीर में देखे थे ना। भाई जब रचना शरीर में हमने स्रोतस वाला चैप्टर देखा था, सेम वही लक्षण पढ़ने हमको फिर से, दूषित लक्षण। तो मैं इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको शायद ऐसे याद ना हो, क्योंकि वहाँ पर मैं 14 के 14 जब बताऊंगा ना पॉइंटों को, तो आपको 14 दूषित लक्षण स्रोतसों के अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मज्जा धातु के दूषित लक्षण को हम वहाँ पर ही पढ़ेंगे जब हम अपने क्रिया शरीर पेपर 1 का स्रोतस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और अगर आपको ये पढ़ने हैं दूषित लक्षण, तो आप रचना शरीर वाली मेरी वीडियो देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं मज्जा धातु की उत्पत्ति के बारे में। सेम वही क्रम है जैसे पहले क्रम चलता आ रहा था ना। भाई देखो, अगर आपको फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ना है तो जितनी भी सीक्वेंस से मैंने वीडियो बनाई है वो देखिए, क्योंकि सीक्वेंस से वीडियो बनाने से सीक्वेंस से देखने से क्या होता है, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होती चली आ रही है। जैसे बिल्कुल जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे थे, अब भी ऐसे ही है। भाई उत्पत्ति सुश्रुत ने, ढलन ने, सुश्रुत क्या बताते हैं कि जो धातुओं की जो उत्पत्ति होती है वो क्रम के अनुसार होती है। क्रम अनुसार मतलब रस से रक्त बनता है,
रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। इस तरह क्रम चलता आ रहा है और धातु की उत्पत्ति होती रहती है। और वहीं आचार्य सुश्रुत के जो टीका करते डलन, उन्होंने क्या बताया है कि जो अस्थि धातु का जो सार भाग है, अस्थि धातु के सार भाग दो चीज़ में डिवाइड होता है, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। और ये सूक्ष्म भाग में क्या होता है, मांस अधर्मी अंश होता है और उपधातु। और आचार्य चरक ने इसकी कोई भी उपधातु नहीं मानी है। आचार्य चरक ने इसकी कोई भी उपधातु नहीं मानी है, लेकिन अन्य आचार्यों ने इसकी उपधातु क्या मानी है, केस और रोम मानी है। अगर आप अन्य आचार्य का लिखना चाहते हो, अन्य ने क्या मानी है, केस और रोम माना है, तो आप ये लिख सकते हो। लेकिन आचार्य चरक ने मज्जा धातु कोई भी उपधातु नहीं मानी है। फिर हम देखते हैं कि मास जो मज्जा से धर्मी अंश है उसमें मासक निकाम करते हैं, फिर से दो चीज़ में डिवाइड, सार भाग मल भाग। सार भाग स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल धातु में कन्वर्ट हो जाता है मज्जा धातु में। और किट, इसका जो किट यानी जो इसका मल है वो कौन सा होगा, नेत्र और तबचा। फिर हम बात करते हैं मज्जा धातु के क्षय के बारे में। मज्जा का क्षय और मज्जा की वृद्धि। तो मज्जा क्षय अल्प शुक्रता, पर्व भेदो, अस्थि निशतो, तोंदो, अस्थि शून्यता। देखो क्या बताया गया है, मज्जा का क्षय होने की वजह से अल्प शुक्रता, यानी कि बॉडी में शुक्र की कमी हो जाती है। अब शुक्र की कमी क्यों होगी, क्योंकि मज्जा धातु ही तो शुक्र की उत्पत्ति करता है भाई। जो अगली मज्जा से जो अगली बनने वाली धातु वो कौन सी होती है, शुक्र होती है। अब मज्जा से ही तो शुक्र बनेगा, जब मज्जा का ही क्षय होगा तो शुक्र कहाँ से बनेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मज्जा के क्षय होने की वजह से आपकी बॉडी में शुक्र की भी कमी हो जाएगी। फिर बात कर रहा है पर्व भेदो। पर्व भेदो मतलब कि जोड़ों में दर्द हो जाएगा। भाई जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो रोल बनाने का जो रोल होता है वो बोन मैरो को होता है, ठीक है। जब इसका क्षय हो गया मतलब साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई तो आपके जॉइंट्स में भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा। भाई जो लुब्रिकेशन ही नहीं है, जैसे अगर आप बाइक की सर्विस नहीं कराओगे, इसमें इंजन ऑयल नहीं डलवाओगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट करेगी गाड़ी, इसका इंजन ख़राब हो जाएगा। उसी तरह अगर आपके जो जॉइंट्स है उनमें साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा तो उन बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है। अब देखो जनरली जो बड़े बूढ़े होते हैं उनमें होता ही क्या है, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो दूसरे धीरे धीरे करके डिजनरेट होने लगता है, कम होने लगता है, तो उनके जो जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। फिर आता है अस्थियम, अस्थि निशस्तो तोंदम। देखो इसमें हमें क्या बताया है कि अस्थियों में दर्द होता है। अस्थियों में कैसा दर्द होता है, जैसे कोई सुई चुभा रहा होता है ना, कोई पिन चुभा रहा होता है, तो ऐसा दर्द होता है। और अस्थि शून्यता, अस्थि शून्यता मतलब जो अस्थि होती है खोखली हो जाती है। खोखली क्यों हो जाती है भाई, खोखली तो वो रहती है, उसके खोखलेपन में क्या भरा होता है, उसके खोखलेपन में भरा होता है मज्जा। अगर वो मज्जा की कमी हो जाएगी, मज्जा का क्षय हो जाएगा तो बस अस्थि कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वो कहाँ पर है, सुश्रुत ने सारे सूत्र स्थान चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 9 में बताया है। फिर हम बात करते हैं, देखो ये अगर आपको चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है ना, ये मैं कोडिशन नंबर, ये रेफरेंस जो लिखता हूँ मैं, देखो ये कोई क्रिया शरीर, रचना शरीर, ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो बना दिए गए, ये तो बना दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि जब आचार्य सुश्रुत ने पूरा अपना ग्रंथ लिखा, सुश्रुत संहिता लिखी है। अब इस सुश्रुत संहिता में से ही हम छोटे छोटे पॉइंट करके हमने क्या बना दी, क्रिया शरीर रचना शरीर बना दी। अब चरक संहिता है, पूरी चरक संहिता हमें ग्रंथ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हमने चरक संहिता के थोड़े थोड़े पॉइंट लेके क्या क्या बना दी, क्रिया शरीर बना दी, चरक संहिता बना दी, तो उस तरह से, ठीक है। तो ये तो क्रिया शरीर रचना शरीर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, बस कहीं ना कहीं कहीं से लेके चरक का लेके, सुश्रुत का लेके, डलन का, चकरपानी का, टीका लेके बस ये बना दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा होता है सुश्रुत के सार स्थान अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 9 में ये मज्जा धातु के क्षय के बारे में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं वृद्धि की, मज्जा धातु की वृद्धि। तो मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च, यानी कि मज्जा सर्वांग, सर्वांग का मतलब होता है जो आपका संपूर्ण शरीर में, मतलब संपूर्ण शरीर में, नेत्र और गौरव मतलब जो नेत्र है यानी जो आपकी आइज़ है, अब मतलब उसका संपूर्ण शरीर में और आपकी आंखों में कैसा हो जाएगा, भारीपन हो जाएगा, ठीक है, अगर मज्जा धातु की वृद्धि हो जाती है तो। ये हो गया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप अच्छे से समझ लो। पहला है कि मज्जा जो और रस है वो कैसे है, आश्रय भाव है। देखो आश्रय क्या होता है, अगर आप एक की वृद्धि कराते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे की वृद्धि हो जाएगी, और एक का क्षय होने पे दूसरे का भी क्षय हो जाएगा। मान लो अगर आपकी बॉडी में मज्जा की वृद्धि है तो आपकी बॉडी में रस की वृद्धि हो जाएगी, मज्जा का क्षय होने की वजह से रस का भी क्षय हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आश्रय भाव। इसमें एक एक्सेप्शन था आश्रय भाव में, वो कौन सा था, वात का था, ठीक है, अस्थि और वात का था। अस्थि अगर देखो अस्थि का अगर आप नरिशमेंट करोगे तो वात का क्षय हो जाएगा, और वात का अगर आप वृद्धि कराओगे तो अस्थि का क्षय हो जाएगा। केवल वही एक एक्सेप्शन था जो हमने अस्थि धातु में पढ़ा था। फिर दूसरा जो पॉइंट है मज्जा धातु, इसको बोन मेरो एग्जामिनेशन डिफिकल्टी बिकॉज
लोकेटेड डीप इनसाइड द बोन। देखो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे आप रस धातु और रक्त धातु उनको आप ऑटोमेटिक देख लेते हो। जैसे मान लो कहीं कट हो गया तो रक्त धातु आपने देख ली, मांस आपने देख लिया, मेद यानी फैट आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं मज्जा की, क्या मज्जा को आप एग्जामिन कर सकते हो? मैं बोलूँ कि मज्जा दिखाओ, एग्जामिन करो कैसे मज्जा को, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मज्जा है कहाँ, बोन के अंदर है ना, बोन के भी बहुत डीप है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो यही लिखा हुआ है, जो मज्जा धातु है उसका जो एग्जामिनेशन है डिफिकल्ट है, क्योंकि बोन के बहुत ज़्यादा अंदर होता है, डीप होता है, तो इसका एग्जामिनेशन करना डिफिकल्ट होता है। और जो मज्जा धातु वो 6 नंबर की आपकी धातु है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्रोतज दूषित के लक्षण। ये जो मैंने पॉइंट पहले बताया था, ये स्रोतज दूषित के लक्षण है। जब हम क्रिया शरीर पेपर 1 देखेंगे तो वहाँ पर जितने भी हमारे स्रोतज है उनके दूषित के लक्षण हम देखेंगे। वैसे तो अगर आपको देखना है तो आप रचना शरीर वाली वीडियो में देख सकते हो, वही लक्षण हमें फिर से देखने हैं। फिर हम बात करते हैं सार। और देखो आप ये भी कह सकते हो सर आप किसी भी धातु का सार नहीं बता रहे हो। भाई देखो सब धातु का सार होता है, ठीक है, लेकिन जब हम अष्टविधि सार बढ़ेंगे ना, उसकी एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें रस का सार, रक्त का सार, मांस का सार, मेद का सार, अस्थि का सार, मज्जा का सार, शुक्र का सार, और इनको आप बताएंगे भी। इन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आप अलग कर सकते हो। जब आप सारे सार को पढ़ते तो आपको ऐसा ही लगता है कि यार सब सेम ही तो है, लेकिन वहाँ पर हम अच्छे से हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, क्योंकि वो एक डिफ्रेंशिएट पोर्शन से भी एक अच्छी वीडियो बन जाएगी, ताकि आप क्लियर रहो कि अगर रस सार में क्या डिफरेंस था रक्त सार से। नहीं तो आप क्या करोगे, जो भी आ रहा है आप क्या लिखोगे, ऐसे व्यक्ति सुखी रहता है, लंबा रहता है, अच्छी आयु रहती है, रोग नहीं रहता है, कॉमन 4-5 पॉइंट आप सब में लिख दोगे। लेकिन हम एक जब साथ में लाएंगे ना तो आपको ये चीज़ फील भी होगी, हाँ हाँ ये डिफरेंस है, तो आप अच्छे से लिख भी पाओगे और अच्छे से समझ भी पाओगे। और इसी तरह से हमारी क्रिया शरीर चलती है, ठीक है। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी जो क्रिया शरीर है ना वो पूरी किस में हो जाए, एक फ्लो चार्ट में हो जाए। भाई अगर आप क्रिया शरीर फ्लो चार्ट में कर लेते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को याद करने में, ठीक है। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।